हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नाइट लवेंजो में, जहाँ मैं आपके साथ हेक्स्ट सीक्रेट का 9th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वैन केसिंग श्याम की हत्या करके उसे वही जंगल में छोड़ देता है और खुद वहाँ से चला जाता है और श्याम की बॉडी वहीं पर बारिश में भीगती रहती है और वहीं पड़ी रहती है। अभी हमें वैन केसिंग को दिखा जाता है जो कि अपने घर आ गया होता है। अभी हम म्यान उसे देखती हैं जो कि पूरा ऑब्वियसली भीगा हुआ था। म्यान कहती है, हे भगवान, ये लड़का अगर बारिश हुई थी तो कहीं रुक जाते। अभी वैन अब बिल्कुल अपना नॉर्मल बिहेव में कहता है, हाँ रुक कैसे जाता, इतना देर हो रही है, घर नहीं आता क्या, पता नहीं ये बारिश कब रुकती। अरे कहते हैं वो अंदर आ जाता है। अभी जो म्यान होती है वो उसे टाल देती है और वैन उससे अपने बाल को पोंछने लग जाता है। अभी म्यान मुझसे फिर कहती हैं कि वो जाके चेंज कर ले, वो उसके लिए चाय बना देंगी। अभी वैन उसमें नोट करता है। वैन तो अभी बिल्कुल चिल था। ही वॉज सो हैप्पी कि फाइनली उसके रास्ते का कांटा हट चुका है। अभी जो वैन होता है वो फिर ऐसे ही जो उसकी मम्मी थी उससे कहता है, माँ रियांग दीदी कहाँ है। अभी वैन कहती है, वो टिया के घर गई है, उसकी सहेली उसका ना शादी का जोड़ा बन के आया था, तो रियांग को उसने बुलाया था देखने के लिए, तो वहीं गई है। अभी वैन कहता है, पर माँ कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हो गया है। अभी श्याम की मम्मी जो होती है, मतलब जो कि वैन की भी मम्मा है, वो वैन की तरफ देखती हैं और अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखती है और कहती है, ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये बच्ची कभी कभी तो रात में घर से बाहर निकलती है और अच्छा ही है ना, दोस्तों के साथ रहेगी तो अच्छा फील करेगी, वरना तुम लोग तो आपस में कलेश ही किया करते हो। अभी वैन कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है माँ। अभी जो म्यान होती है वो कहती है, हाँ देखा मैंने, झगड़ा वगड़ा किया ना तुम दोनों ने। अभी मैन बस स्माइल करता है। अभी म्यान कहती है, अजीब हो दोनों, जब दूर रहते हो तो दीदी मेरा बच्चा, मेरे बाबू कैसा होगा, दीदी कैसी होगी, जब साथ रहते हो तो झगड़ते रहते हो, पता नहीं क्या करूँ मैं तुम दोनों का। अभी कर लो जितना झगड़ा करना है, जब ब्याह के चली जाएगी ना तब समझ में आएगा। अभी उनकी बात पे वैन हंसने लग जाता है। अभी मिसेस जैन को लग रहा होता है कि वो उनकी बात पे जैसे वो बोल रही है उस पर उसे हंसी आ रही है, लेकिन वैन केसिंग को हंसी इस बात पे आ रही थी कि जिस बेटे की वो शादी की बात कर रही है उस बेटे की तो हत्या करके अभी आया था। मिसेस जैन के अपनी बेटी के दुल्हन बनने के अरमान को कुचल कर आया है वहाँ पे। ये सोच कर उसे हंसी आ रही थी कि मिसेस जैन जो सोच रही हैं वो कभी होने ही नहीं वाला है, और इस बात से उसे बहुत मज़ा आ रहा था। अभी मिसेस जैन कहती है, हंसी से ठोली हो गई हो तो जाओ कपड़े बदल लो। अभी जो वैन होता है वो हाँ में से जाता है। अभी वैन फिर कहता है, पापा कहाँ हैं। अभी मिसेस जैन कहती है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम जाओ ना। अभी वैन कहता है, ओके ठीक है जा रहा हूँ। अभी वो जा ही रहा होता है तभी मिसेस जैन का फ़ोन बजता है। अभी मिसेस जैन कहती है, वैनी। अभी जो वैन होता है वो एकदम रुक जाता है क्योंकि वो जानता था कि जब रियांग वहाँ पे थी तो उस समय वैनिंग से ही बात कर रही थी। ऑब्वियसली इतना दूर तो नहीं खड़ा था ना, वो पास में खड़ा था। अभी मिसेस जैन वैनिंग का कॉल उठाती है और वैनिंग मुझसे कुछ बोलने से पहले ही कहता है, नमस्ते मम्मी। अभी वो कहती है, नमस्ते बेटा। अभी वैनिंग कहता है, हम रियांग के आसपास है तो उससे मेरी बात कर पाइए, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हो। अभी जो मिसेस जैन होती हैं वो कहती हैं, बेटा रियांग तो घर पे है नहीं। अभी वैनिंग कहता है, नहीं है, वो अभी तक घर नहीं आई। अभी मिसेस जैन कहती हैं, हाँ बेटा वो टिया के घर गई है ना उसका जोड़ा देखने, तो बस से थोड़ी देर में ही आएगी। अभी वैनिंग एकदम ही हैरान हो जाता है। वैनिंग कहता है, मम्मी टिया के घर से वो 1 घंटे पहले ही निकल चुकी है और उसने मुझसे कहा था कि उससे ऑटो रिक्शा मिल गया, वो घर आ रही है। अभी मिसेस जैन भी परेशान रहती है, कहती है, ये कब की बात है बेटा। अभी वैनिंग कहता है, 1 घंटे पहले की। 1 घंटे पहले उसने जब हम कॉल पर बात करते तो उसने कहा था कि वो कॉल रख रही है क्योंकि उसे ऑटो मिल गया है और वो उससे घर आ रही है। अभी वो मुझसे सहमति हो कहती है, पर बेटा यहाँ तो वो आई नहीं, वो यहाँ नहीं आई बेटा। अभी वैनिंग कहता है, अब आप उसके सहेली को मुझे नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। अभी मिस जैन कहती है, ठीक है मैं तुम्हें नंबर देती हूँ और मैं खुद भी उनसे बात करती हूँ। अभी ये सब कहने के बाद वो कॉल कर देती हैं। अभी वैन कहता है, क्या हुआ मम्मी। अभी वो कहते हैं, श्याम। अभी वैन कहता है, क्या हो श्याम देखो। अभी मिसेस जैन कहती हैं,
मैंने कह रहा है कि 1 घंटे पहले उसने कहा था कि वो ऑटो रिक्शा लेके घर आ रही है, अभी तक घर नहीं आई, ये लड़की है कहाँ? बहन कहता है इनोसेंट बनते हुए, पता नहीं कहाँ होगी शान भी, इसीलिए मैं वरिड हो रहा था और अब मुझे ही कह रही थी। अभी जो सहन होती है वो कहती अब क्या करूँ, मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे। अभी वैन हेसिंग मिसेस जैन की शिवर्स को पकड़ता है और उन्हें कंसोल करने की प्रिटेंडेंस करते हुए कहता है मम्मी प्लीज़ रिलैक्स, अभी ये सब सोचने का समय नहीं है। आप अभी काम कीजिए, आप वैनिंग को दी के सारे दोस्तों का नंबर दीजिए, आप खुद उनसे कॉल कीजिए या फिर मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ। अभी जो मिसेस जैन होती हैं वो हाँ में से जाती हैं और वैनिंग को जो नंबर थे वो भेज देती हैं। एंड फिर जो नंबर उनके पास थे उनसे वैन बात करता है क्योंकि मिसेस जैन की तो कंडीशन में थी एंड ऑब्वियसली वो यही कहती हैं कि जैन यहाँ से निकल चुकी है 1 घंटे पहले ही। और जो उसकी भाई ज़ेरिया थी जो कि आज ट्रेड कर नहीं आ पाई थी, उनके अभी रंग नहीं गई थी, वो सब यही कह रही थी और अभी वो सभी बहुत परेड हो गई थी। और ये सारी बातें वैनिंग म्यान को बता भी देता है। अभी म्यान तो बहुत परेशान हो जाती है, वैनिंग की भी उन लोगों से बात होती है तो वो उनसे भी यही कहती है कि उन्हें नहीं पता है। अभी वैनिंग भी बहुत परेशान हो गया होता है, बहुत ज़्यादा, और उसे अपने आप पे गुस्सा भी आ रहा था कि वो जा सकता था वहाँ पे, लेकिन उसने जंग की बात मानकर वो गया नहीं। मतलब जंग उससे मना कर रही थी ना वहाँ आने के लिए और वो कह रहा था कि वो वहाँ आकर उसे घर छोड़ देगा, लेकिन जंग उसे बार बार मना कर रही थी तो थक हार कर उसने उसकी बात मान ली थी और अब जंग का कोई पता नहीं चल रहा है। खैर अभी यहाँ से हमारा से शिफ्ट होता है, हमें वापस से म्यान को दिखाया जाता है जो कि बहुत परेड हो रही होती है। वो खुद भी शाम को बहुत बार कॉल कर रही होती है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। उसका फ़ोन वहीं पर ही पड़ा हुआ था जहाँ पर उसकी डेड बॉडी थी। अभी वैन सिंह उसे कॉल कर रहा था क्योंकि करना तो पड़ेगा ही ना, प्रिटेंड तो एक तरह से करना ही पड़ेगा उसे, तो वो भी कॉल कर रहा था पर कोई आंसर नहीं आ रहा था। वैन ना अपना फ़ोन ना घर पे ही छोड़ के गया था तो उसका फ़ोन घर पे था। तो अभी वो शाम को कॉल कर रहा था बट ऑब्वियसली फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अभी जो प्लान होती है और फिर मिस्टर जैन को भी सब बता देती हैं जो कि ऑफिस में थे, वो भी वहाँ से तुरंत से हवार में घर आने के लिए निकलते हैं। एंड अब जो प्लान होती है वो तो अपना शादी पकड़ लेती हैं। उनमें फिर शिशु को ख्याल आता है और वो शिशु को ना कॉल करने वाली होती है तभी तो उनके घर की डोर भी बजती है। अभी मिसेस जैन फैन की तरफ देखते हैं, फैन मिसेस जैन की तरफ अभी फैन स्माइल करता है और कहता है शायद दीदी होंगी, और ये कहकर वो तुरंत से ही जो गेट था उसकी तरफ बढ़ता है। एंड ऑब्वियसली उसे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहता, बस इंसान फ्रेंड तो करता ही है ना। तो वो वहाँ पे जा रहा होता है और जैसे गेट खोलता है तो वहाँ पर शीशो होता है। अभी शीशो देख के वैन तो बहुत खुश रहता है पर वो अपनी खुशी को छुपाते हुए ऐसे एक्ट करता है जैसे शीशो को देखकर उसे बहुत दुख हुआ है। लाइक वो यहाँ पे किसी और को एक्सपेक्ट कर रहा था, अभी यहाँ शीशो को देख उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो कहता है शीशो आप अभी जो अपना शीशो था वो इनको देखते हुए कहते हैं क्या हुआ, किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी उसके पास उनके जो म्यान थी वो तुरंत से उनके पास आती हैं और उनको ऐसे बदहवासी की हालत में देखे शीशो तो बहुत डर जाता है। उनकी आँखें पूरी रो सी लग रही थी और चेहरे पे भी आंसू के दाग बने थे और स्टिल वो रो ही रही थी। तो अभी फट जाता है देख के, वो कहते हैं आंटी क्या हुआ। अभी वो कहते हैं श्याम का कोई पता नहीं चलता, बच्चा पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची, कोई पता नहीं चल रहा है। अभी शीशु का तो सुन के बिल्कुल सही दिमाग ही घूम जाता है। वो कहता है क्या श्याम का पता नहीं चल रहा है। अभी जो मिसेस जैन थी वो फिर से सारी बात बता देती है। अभी ऐसा था ना कि जो शीशु था वो जब श्याम वहाँ से गई थी तो जानता था कि मतलब वो अभी गुस्से में है तो उससे बात करना ठीक नहीं समझ रहा था, लेकिन उसके बाद से वो श्याम को कॉल कर रहा था तो पहले तो नहीं उठा रही थी, जो कि रियल में वो नहीं उठा रही थी क्योंकि वो उससे अपसेट थी और अपनी सहेलियों के घर थी तो नहीं उठा रही थी। एंड उसके बाद से जब वो कॉल कर रहा था तो स्विच ऑफ जा रहा था, तो उसने सोचा कि चलो घर आकर ही बात कर ले इस बारे में, और यहाँ आकर उसे ये सब पता चल गया। अभी सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करें इन सब सिचुएशन में। अभी वो कुछ बोलने वाला था तभी उसका फ़ोन बजता है, वो देखता है तो फैनिंग का कॉल था। वो पे करता है, फैनिंग उससे सीधा ही बोलता है श्याम तुम्हारे साथ है। अभी शिशु कहता है
नहीं नहीं, वो मेरे साथ नहीं है, मैं तो खुद आंटी के घर पे हूँ। अभी वैनिंग कहता है मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अभी शिशु कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं वहीं आता हूँ। अभी वैनिंग एक कर कॉल करता रहता है। अभी जो शिशु था वो कहता है आंटी आप ही रुकिए, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ वैनिंग के साथ, और शाम के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं बताऊँगा आपको। अभी वैनिंग कहता है मैं भी चलूँगा आपके साथ। अभी शिशु कहता है नहीं, तुम यहीं रुकोगे आंटी के पास, एंड शाम अगर घर आती है तो तुम हमें कॉल कर देना, ठीक है? मुझे या वैनिंग को किसी तरह कॉल कर देना। अभी जो घर आता है वो नोट करता है। अभी शिशु फिर वहाँ से चला जाता है, और उसके जाने के थोड़ी देर बाद जो मिस्टर जैन थे वो भी चल जाते हैं, और वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी वो जैन लोग फिर आसपास की जगह थी, उनकी कॉलोनी उसके आसपास की जगह, वहाँ पर भी शाम को ढूंढ रहे थे बट कोई फायदा नहीं था। अभी हमें वैनिंग को दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ होता है। अभी उसने ना सारी बात बता दी होती है पुलिस ऑफिसर को। अभी पुलिस ऑफिसर कहते हैं देखिए सर, मैं आपकी बात को समझता हूँ पर आप भी हमारी बात को समझिए, इतनी जल्दी हम कंप्लेन दर्ज नहीं कर सकते। अभी वैनिंग कहता है क्यों नहीं कर सकते? अब वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं देखिए सर, हमारे भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अभी वैनिंग कहता है आई डोंट केयर अबाउट योर प्रोटोकॉल्स, समझा? मुझे मेरी श्याम वापस चाहिए, आपको उसके लिए कार्यवाही करनी ही होगी। अभी वो ऑफिसर कहते हैं देखिए मिस्टर वैनिंग प्लीज़ काम डाउन। अभी वैनिंग को लगता है, और जो डेस्क थी उसके ऊपर अपने दोनों हाथ रख के थोड़ा झुके कहता है मेरी मंगेतर 2 घंटे से गायब है ऑफिसर, और आप कह रहे हैं कि काम डाउन। जब आपको कोई क्लोजर्स इस तरह से गायब हो जाए, ऐसे हो जाए, तो कैसे होते हैं क्लोजर्स, मुझे बताइए, मैं भी हो जाता हूँ। देखिए ऑफिसर, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे मेरी मंगेतर नहीं मिली, अगर आपने उसके लिए एक्शन नहीं लिया, तो यूँ तो मैं पुलिस वालों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया, आप सबको, यहाँ रहने वाले एक एक ऑफिसर को खून के आंसू बहा दूंगा मैं। आई स्वेयर, मुझे मेरी मंगेतर की कसम है। अभी जो ऑफिसर होता है वो जब वैनिंग को इतना गुस्से में देखता है तो वो तो खुद ही सहम से जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वैनिंग बहुत बड़ा आदमी है। अभी वो ऑफिसर कहता है ओके ओके प्लीज़ काम डाउन, हाँ आपके हक करने के लिए तैयार है। अभी वैनिंग थोड़ा शांत होकर कहता है थैंक यू ऑफिसर। अभी तब तक शिशु भी वहाँ पहुँच जाता है। अभी शिशु कहता है क्या हुआ वैनिंग? वैनिंग कहता है कुछ नहीं। अभी जो पुलिस वाला होता है वो अपने एक जनरल को ऑर्डर देता है कि श्याम के फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस किया जाए। अभी ऐसा होता भी है, और ऑब्वियसली जो अपना लोकेशन थी वो उस फॉरेस्ट की ही बताई जाती है। अभी वैनिंग तो वहीं था और शिशु भी बैठा, वो जा ही नहीं रहे थे वहाँ से, और ना ही उन्हें इस इन्वेस्टिगेशन से दूर रखा जा सकता था, क्योंकि दोनों ही काफ़ी रिच टाइप के लोग थे और उनसे ऐसे पंगा लेना ठीक नहीं था। तो जब श्याम के फ़ोन की लोकेशंस निकल के आते हैं तो मैंने आज शिशु भी सुनते हैं चीज़, और मैंने तो एकदम ही शॉक हो जाता है ये सुनकर कि श्याम की फ़ोन की लोकेशन तो वहीं की है जहाँ पर उनकी बात हो रही थी, लाइक उसी जगह की, टिया के घर के आसपास की जो फॉरेस्ट है वहीं पर की ही लोकेशन थी उसके फ़ोन की। अभी पुलिस वालों की टीम अक्का, वैनिंग और शिशु सभी साथ में ही जगह के लिए निकलते हैं, लाइक उस फॉरेस्ट के लिए निकलते हैं। और अभी जो शिशु था उसने फ़ोन करके बता दिया होता है जो सैंड्रो थे उन्हें कि श्याम के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस हुई है और वो लोग वहीं पे जा रहे हैं। सैंड्रो भी वहाँ आना चाहते थे पर शिशु ने मना कर देता है। अभी जो ये लोग होते हैं ये लोग उसके पास पहुँच जाते हैं, एंड आदमी देखिए पुलिस वाले अपनी कार वहीं पर रोकते हैं जहाँ वो पेड़ था जहाँ थोड़ी देर पहले वैन के सिंह को श्याम ने देखा था। पुलिस वाले अपनी कार वहाँ रोकते हैं तो वैनिंग और शिशु भी कार को वहीं रोक देते हैं। अभी वो सभी लोग जो फॉरेस्ट था फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। अभी जो वैनिंग और शिशु थे वो जंगल में ही श्याम का नाम ले लेकर तेज आवाज़ में उसे पुकार रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली कोई आंसर नहीं आने वाला था। अभी जो पुलिस वाले होते हैं
वो भी अपना काम कर रहे होते हैं और जो फ़ोन था उसकी लोकेशन को लाइक जहाँ पर वो फ़ोन लास्ट बार एक्टिव था वहाँ की लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो लोग मेरे श्याम का नाम गा रहे होते हैं। अभी वहाँ जंगल में इतनी रात को चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लाइक एक तो वहाँ जंगली एरिया था, ऊपर से बारिश इतनी हुई थी कि पूरी वहाँ की मिट्टी गीली हो गई थी। वहाँ चलना बहुत मुश्किल था पर वो किस तरह से श्याम को ढूंढना चाह रहे थे। सबके मन में ये इच्छा थी कि श्याम मिल जाए और सही सलामत मिल जाए। अभी वो लोग जहाँ पर फ़ोन लास्ट पर एक्टिव था उस जगह पर आ गए होते हैं और फ़ोन को और श्याम को ढूंढने लग जाते हैं। अभी जो पैनी और शिशु होते हैं वो भी वहाँ पर श्याम को और फ़ोन को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक ऑफिसर एकदम से तेज़ से चिल्लाता है, सर सर यहाँ पे देखिए। अभी वो सभी लोग जो थे वो एकदम से उस आदमी की डायरेक्शन में वहाँ पर आते हैं और जो सीनियर ऑफिसर होता है वो कहता है क्या हुआ। अभी वो जूनियर ऑफिसर कहता है सर यहाँ पे डेड बॉडी है एंड देखने से तो श्याम ही लग रही है। अभी जैसे ही शिशु और फैनी ये सुनते हैं उन दोनों की तरफ से पाँव तले ज़मीन ही खिसक जाती है। अभी जो फैनी होता है वो श्याम की तरफ भाग के आने लग जाता है। तभी जो पुलिस वाले होते हैं उसे रोक लेते हैं, कहते हैं नहीं नहीं सर आप यहाँ नहीं आ सकते। अभी जो फैनी होता है वो कहता है छोड़ मुझे उसे देखने दो, वो मेरी श्याम हो ही नहीं सकती, मेरी श्याम के साथ ऐसे छुप के नहीं जा सकती है, तो मुझे देखने दो। अभी जो ऑफिसर होता है वो कहता है प्लीज़ सर कंट्रोल इमोशंस, हमें हमारा काम करने दीजिए। अभी फैनी कहता है मुझे वहाँ जाने दो, समझ में आ रहा है तुम्हें। अभी जो शिशु था जो कि अभी तक इतने देर से शॉक में खड़ा था वहाँ पर लाइक उसके होश ही उड़ गए थे, वो एकदम से ब्लैंक हो गए थे जब सुन के। तो वो अभी अपने सेंस में आता है और तुरंत से फैनी को जब होल्ड करता है। अभी ऑफिसर कहते हैं मिस्टर शिशु किसी ने संभाली है, ये वहाँ नहीं जा सकते। अभी शिशु कहता है क्यों नहीं जा सकते। अभी जो ऑफिसर होता है वो कहता है ठीक है आपको देखना ही ना कि आप यंग है कि नहीं। अभी वो पीछे से हट जाता है, लाइक वो यंग जहाँ पे उसकी बॉडी थी उसके सामने खड़ा था और उसके सामने था वैनिंग और वैनिंग को पकड़ था शिशु। अभी वो सामने से हट जाता है और सारे ऑफिसर जो श्याम की बॉडी थी उसकी तरफ ही सारे फ्लैश लाइट कर देते हैं। एंड अभी जब वैनिंग और शिशु उसकी डेड बॉडी देखते हैं दोनों के तो कुछ सेकंड्स के लिए सांसें रुक गई होती है। अभी वैनिंग और शिशु की आंखों से एकदम ही आंसू निकलने लग जाते हैं। श्याम का पार्थिव शरीर वहाँ पे पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी ब्लू होइश होने लग गई थी, लाइक हल्के की वो नीली पड़ने लग गई थी। अभी जो वैनिंग होता है वो एकदम से श्याम का नाम लेकर चिल्लाते हुए वहाँ की तरफ भागता है, लाइक श्याम की तरफ। तभी जो पुलिस वाले होते हैं उसे पकड़ लेते हैं और स्टिल वही कह रहे थे कि आप वहाँ नहीं जा सकते। वैनिंग यही से लगा कर रखा हुआ था कि उसे वहाँ जाना है, उसे उसकी श्याम के पास जाना है। वो बहुत लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था, उन पर चिल्ला रहा था कि उसे श्याम के पास जाने दें। शिशु पर श्याम को देखे जा रहा होता है, उसके शरीर को वो बस एकटक देख रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। अभी वो फिर वैनिंग की तरफ देखता है जो कि स्टिल जद्दोजहद कर रहा था अपने श्याम के पास आने के लिए। वो उसके पास आता है और वैनिंग को होल्ड करता है। वैनिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है शिशु शिशु मुझे श्याम के पास आना है, शिशु मुझे श्याम के पास आना है, मुझे प्लीज़ श्याम के पास आना है। शिशु तो अभी कुछ बोल नहीं पा रहा होता है और तो बस जो अपनी श्याम थी उसकी तरफ देख रहा होता है और वैनिंग की तरफ देख रहा होता है, उसे होल्ड के रखे हुए होता है। अभी जो वैनिंग होता है वो चिल्ला के श्याम का नाम ले रहा था, ऐसे कि जैसे वो उसका नाम सुन के उठ ही जाएगी, जाग ही जाएगी, जीवित हो जाएगी। ऐसा होता थोड़ी है, लेकिन वो श्याम 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 उठो श्याम ऐसे करके बोले ही जा रहा था और ऐसे बोलते बोलते रोते रोते और ज़मीन पे गिर जाता है। और उसके साथ साथ जो अपना शिशु था वो भी ज़मीन पे आके बैठ जाता है और रोने लग जाता है। वैनिंग को पकड़ करके वैनिंग शिशु को पकड़ के ही बहुत रो रहा होता है और श्याम की तरफ बस देखे ही जा रहा होता है। उसके सामने उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह होती नज़र आ रही थी उसे। सिर्फ यहाँ पे श्याम नहीं मरी थी, उसकी ज़िंदगी का जो मकसद था, जीने की वजह थी, वो सब मर गई थी श्याम के साथ।
ही लॉस्ट एवरीथिंग। खैर अभी जो बॉडी थी श्याम की उसे वहाँ से पिक किया जाता है एंड फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। एंड फिर जो शिशु और वैनी थे वो भी फिर जंगल से निकल आते हैं। फिर वो श्याम के घर जाने के लिए निकलते हैं। अपना जो वैनी था वो तो बिल्कुल ही बदहवास हो गया था, चुपचाप बस कार में बैठा हुआ था और शिशु ड्राइव कर रहा था रोते रोते। उसे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। श्याम उसकी इकलौती दोस्त थी एंड उसने उसे भी आज खो दिया था, तो उसे भी बहुत दुख हो रहा था। अभी शिशु फिर बहुत सारी हिम्मत जुटाकर सैंड्री को कॉल करता है और उन्हें सारी बात बता देता है। अभी जो सैंड्री होते हैं जो ये चीज़ सुनते हैं तो उन्हें इतना ज़्यादा झटका लगता है कि वो तो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले होते हैं। लेकिन मैं उन्हें पकड़ लेता है कि वो उनके पास ही खड़ा था। अभी वह उन्हें संभालता है और उन्हें पानी भी देता है पीने के लिए। एंड फिर जो मिसेस जैन होती है वो पूछती है कि शिशु ने क्या कहा, लेकिन तब तक जो शिशु था वो फ़ोन काट चुका था कि उससे भी बोला नहीं जा रहा था। उसने जिस बताया और फ़ोन काट दिया था। अभी जो मिसेस जैन होते हैं उनसे बोला नहीं जा रहा था रोने का कारण, तो इतना रोए जा रहे थे। अभी मिसेस जैन का भी दिल बहुत ज़्यादा भारी हो रहा होता है। वो बार उनसे पूछ रहे थे किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। एंड फाइनली वो भी अपना दिल मजबूत करते हुए उन्हें बता देते हैं कि किसी ने फ़ोन पर क्या कहा। अभी जब मिसेस जैन को ये बात पता चलती है शाह के बारे में तो उन बेचारी का तो रो के बहुत बुरा हाल हो जाता है। हालांकि उनकी इकलौती बेटी थी और वो बहुत प्यार करते थे उनसे। और यहाँ तो ऐसा भी नहीं था कि बेटा है तो बेटे को ज़्यादा प्यार दिया जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। श्याम की बेटी औलादी तो वो श्याम को बहुत मानती थी। वैन केसिंग के बराबर ही उसे घर में दर्जा मिला था। एंड आज की बेटी मर गई थी तो उनका बहुत बुरा हाल था रो के और सैंडल भी बहुत रो रहे थे। और वैन केसिंग बस चुपचाप वहाँ पे खड़ा था। ऐसा नहीं था कि वो मन में सोच रहा हो कि क्या नाटक चल रहा है यहाँ पे, क्या ये तमाशा हो रहा है, कैसे रो रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं था। वो बस शांत था। इतनी समझ तो उसमें भी थी कि पेरेंट्स हैं, बेटी मरी है तो दुख हो रहा होगा, लेकिन ऑब्वियसली वो एक सेल्फिश इंसान है तो उसे इन लोगों की इतनी भी नहीं पड़ी थी कि इनकी बेटी को जिंदा छोड़ देता। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो श्याम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो भी आ गई होती है एंड ऑब्वियसली उसमें कुछ भी पता नहीं चलता। लाइक जो मर्डर था ये मर्डर साबित होता ही नहीं है क्योंकि बाहर रेन हुई थी, उसके कारण वैन केसिंग के जितने भी फिंगरप्रिंट थे वो श्याम की सिर से मिट चुके थे। और उसने जो श्याम के नेक पे जो बाइट किया था, जो मांस निकाला था, उसके भी कोई सबूत नहीं बची थी कि वो सलाइवा एंड इट से जो भी कुछ था वो बारिश से धुल गया था। एंड वो मांग देख कर सबको जो डॉक्टर्स थे उनको यही लग रहा था कि ये किसी जानवर का काम है क्योंकि ऑब्वियसली लाश जंगल में मिली थी। एंड जो श्याम के दोनों पाँव की हड्डी टूटी थी, एक हाथ की हड्डी टूटी थी, वो यही समझ रहे थे कि कोई जानवर श्याम के पीछे पड़ा होगा। तो इधर उधर भागते समय वो इधर उधर गिरी होगी, तभी उसके दोनों पाँव की हड्डी टूट गई और एक हाथ की हड्डी टूट गई। लाइक बेसिकली यहाँ पे हुआ ये था कि वैन केसिंग साफ इस केस से बच गया था। पुलिस वालों को, फॉरेंसिक वालों को सबको यही लग रहा था कि किसी जानवर का काम है और उसी के कारण से श्याम की डेथ हुई है। लेकिन वैनी जो कि अभी तक अपने थोड़े से सेंस में आ गया था, वो बार बार यही कह रहा था कि श्याम जंगल में क्यों जाएगी। और उसने खुद उससे कहा था कि वो ऑटो वाला आ रहा है उसकी तरफ जिसके साथ वो घर जाएगी। बट पुलिस वाले जो थे वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इस केस को, तो वो बार बार यही कह रहे थे कि इस रास्ते उस शाम को, मतलब जो शाम उसका कत्ल हुआ था पिछले शाम, कोई रिक्शा आया ही नहीं था उस टाइम पर जब शाम यहाँ पे थी। उस टाइम पर कोई रिक्शा यहाँ पे नहीं आया था। एंड पैनिक बार बार कहते थे कि शाम उसे झूठ नहीं बोल सकती, पर पुलिस वाले यही कह रहे थे कि यहाँ पर कोई रिक्शा आया ही नहीं है। एंड पैनिक के मन में ये भी था कि शाम जंगल में क्यों जाएगी इतनी रात को, वो पागल तो नहीं है जो जंगल में टहलने के लिए जाएगी जबकि उसे घर जाना था। और ये बात उसने ऑफिसर से कही भी थी, पर ऑफिसर कह रहे थे
कि हो सकता है कि कोई जानवर ही वहाँ से बाहर आ गया हो जंगल के एरिया से, क्योंकि वो जंगली एरिया ही है। वहाँ रोड बनी ज़रूर है पर रात के टाइम पे वो जगह सुनसान हो जाती है। लोग वहाँ पर घर से भी बाहर नहीं निकलते, लाइक वहाँ ज़्यादा अगर है भी नहीं, पर जो है वो रात में घर से बाहर नहीं निकलते इसी डर से। एंड इसीलिए शायद कोई जानवर हो जो कि श्याम को देख लिया हो और उसके पीछे पड़ गया हो और उससे बचने के चक्कर में ही शायद वो वन में चली गई हो और ये सारा कार्यक्रम हो गया हो। लेकिन बेनी स्टिल मानने को तैयार नहीं था, उसका मन मानने को तैयार ही नहीं था जो पुलिस वाले कह रहे थे। और पुलिस वाले भी एक वजह से ही कह रहे थे। अभी पोस्टमार्टम के बाद जो बॉडी थी वो श्याम की फैमिली को दे दी जाती है। एंड अभी तक तो उसकी सारी सहेलियों को भी पता चल गया होता है श्याम के बारे में। अभी श्याम का अंतिम संस्कार का समय आ गया था एंड सभी लोग वहाँ पर आए थे। एंड वेंकी सिंह भी था, उसकी मम्मा भी थी। उसकी मम्मा तो इतना रो रहे थे कि रोते रोते वो बेहोश भी हो जाती है कई बार। एंड सैंड्रा भी बहुत रो रहे थे। एंड वेंकी सिंह जो रोने की मेथड एक्टिंग कर रहा था ना, ऑस्कर मिल जाए उसको ऐसी एक्टिंग कर रहा था, कोई कह नहीं सकता कि भाई ये नाटक कर रहा है। इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था रोने की। बोलते हुए दीदी मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझे गलती हो गई, मैंने आपके साथ झगड़ा किया, प्लीज़ वापस आ जाओ दीदी। ये वो फन ढिमकाना, कोई कह ही नहीं सकता कि भाई ये नाटक कर रहा है। इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था वो। अभी वहाँ पर सभी लोग आए थे, श्याम के दोस्त आए थे, जो पैनिंग के दोस्त थे वो भी लोग वहाँ पे आए थे। और मिस्टर सैंग तो थे ही, लाइक के मैसाइन वो भी थे। और पुलिस वाले भी थे जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और प्रिंस को भी खबर तो मिल ही गई थी, लाइक जो वेंकी सिंह की बहन है उसकी मौत हो गई है। एंड कुछ अजीब से ही सर्कमस्टांसेस में उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो वो भी वहाँ पर आया था फ्यूनरल अटेंड करने के लिए। ऐसे टाइम पे कौन देखता है कि ये इंसान कौन है। जो वहाँ पर बाकी लोग थे उन्हें लग रहा था कि शायद वेंकी सिंह का कोई दोस्त हो या फिर शिशु का कोई दोस्त हो, वैनी का कोई दोस्त होगा। तो उसने भी फ्यूनरल अटेंड किया था और वो वहाँ पर वेंकी सिंह को देख रहा था कि वो कैसे अच्छे से रो रहा है। एंड उसने ऐसे रोना देखे तो एक बार के लिए प्रिंस भी हैरान हो गया था ये देख कर कि वेंकी सिंह श्याम से इतना अटैच हो गया था कि उसके लिए ऐसे हो रहा है। लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, ये सब प्रिटेंडेंस है उसकी, जो ये प्रिटेंड कर रहा है। एंड उसे ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा था। लाइक अब किसी के प्रेजेंट पे ऐसे फेक हो रहे हो तो उसे अच्छा नहीं लगता, पर उसके हिसाब से वेंकी सिंह के पास चॉइस भी नहीं थी। एंड वो वहाँ पर सभी लोगों को ऐसे रोते हुए देख रहा था तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, लाइक बहुत ज़्यादा। उसे वही दिन याद आ रहा था जब लवलेस की मौत हुई थी एंड वो वहाँ भी रो रहा था। तो उनका तकलीफ़ अच्छे से समझ सकता था। एंड उसे वेंकी सिंह पर तो अफशक हो ही गया था। लाइक वो चीज़ें ना उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो जो अजीब घटनाएं थी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी जो उसने नोटिस की थी वेंकी सिंह के बारे में। हालांकि खुद को कितना भी समझाने पर वो चीज़ें उस पर हावी हो चुकी थी। अभी वो सब चीज़ें तो उसके दिमाग में थी ही। एंड अब श्याम की ऐसी अचानक से अजीब सर्कमस्टेंसेस में जो मौत हुई थी ये भी उसके मन में शक के लिए काफ़ी थी। जो उसका शक था उसे पुख्ता करने के लिए काफ़ी थी। लाइक उसके मन में ये बात आ रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई और स्पिरिट है। एंड श्याम को इसके बारे में पता चल गया होगा तो उसने श्याम को मार दिया। उसके मन में आ रहा था ये चीज़, क्योंकि लवलेस है वो, ये बात तो उसके मन में सटीक बैठ ही नहीं रही थी। उसको ये फीलिंग आना बंद हो गई थी कि लाइक ये उसका भाई है लवलेस। हालांकि वो अपने आप को कन्विंस कर रहा था पर उसका आधे से ज़्यादा जो मन और ब्रेन था वो ये कहने लग गया था कि ये भाई तुम्हारा भाई नहीं है, ये लवलेस नहीं है। तो अब उसका शक है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा था। वो बहन को ही देख रहा था जो कि फोट के जियांग दीदी करके रोए जा रहा था। विदेशी भी वहाँ पर रो रहा था मिसेस सैन को पकड़ के। और जो मिस्टर किंग थे वो मैनिंग को पकड़े हुए थे एंड सैन को ये भाई पकड़े हुए था, जो कि वो भी बहुत रो रहा था क्योंकि जियांग वो बहुत अच्छे से जानता था। वो पहले से अंदर बहन तो अभी आया है
वैन तो ठीक से जानता भी नहीं है, लेकिन श्याम को वो बहुत अच्छे से जानता था। वो लोग थोड़ी बहुत बातें भी करते थे, लाइक वहाँ पर पता ही ड्राइवर था, पर श्याम उससे बातें करती थी, तो उन लोगों की थोड़ी बहुत तो बातें हो ही जाती थी। और वो देखता हुआ था कि श्याम कितनी अच्छी लड़की है, सबका कितना ध्यान रखती है, उसकी कितनी रिस्पेक्ट करती है। तो सभी बहुत रोना आ रहा था। अभी कहीं से सब देख रहा था और उसे बहुत दुख हो रहा था। एंड उसके बाद में बस ये आ रहा था कि कहीं वो जो सोच रहा है वो सब सच ना हो, क्योंकि अगर वो सब सच है तो इस फैमिली में जो मातम हो रहा है उसका कारण वही होगा। अभी जो शाह का अंतिम संस्कार था वो हो जाता है एंड सभी जो लोग थे वो अपने अपने घर चले जाते हैं। वैन को मिस्टर किन और एंड्रयू अपने ही घर ले आते हैं, क्योंकि अभी उसकी ऐसी दशा नहीं है कि उसको अकेला छोड़ा जा सके अपने घर में। और उसके मॉम डैड को खबर कर दी गई थी, पर अब एक दिन में कोई थोड़ी ना चला आता है अब्रॉड से, तो उन्हें आने में थोड़ा सा समय था। तो अभी वैन को वो लोग अपने ही घर ले आए थे। अभी शाम का समय हो गया होता है एंड जो शिशु के रह जाते वो जो उनका घर था वहीं से फूड प्रिपेयर करवा के यहाँ पर लेकर आए थे, ताकि सब लोग यहाँ पे खाना खा सके। एंड यहाँ तो कोई खाना खा ही नहीं रहा था, लाइक ये लोग खाना खा ही नहीं रहे थे उस दिन से जिस दिन से शाम के बारे में उनको पता चला था। अभी से एंड्रयू और मियाँ मैम को लेकिन समझा के तब कहते हैं। अभी शिशु भी कन्विंस करता है और वो लोग खाना स्टिल नहीं खा रहे होते हैं। अभी इन फिर उन्हें अपनी तरह से सिद्ध करके ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं, शाम की कसम दे देकर, तब जाके वो थोड़ा खाना खाते हैं। अभी जो शिशु होता है वो किन से कहता है, पापा आप इन्हें खाना खिलाइए, मैं बहन और बहन को खाना देकर रहा था। अभी जो मिस्टर सैन होते हैं वो हामी से लाते हैं। शिशु अभी जो बहन था बहन के रूम में जाता है तो गेट वो बंद था, तो नॉक करता है, तो वह जहाँ आराम से चिल कर रहा था, लेटा हुआ था, वो एकदम से उठ जाता है एंड पलक झपकते ही अपनी आँखों में आंसू ले होता है एंड एकदम से सैड सा फेस बना लेता है। वो गेट खोलता है तो सामने शिशु था। अभी वह सैड वॉइस नहीं कहता है क्या क्या चाहिए आपको। अभी जब शिशु था वो कहता है खाना खा लो। अभी वह कहता है मुझे नहीं खाना है, प्लीज़ अब इसे ले जाइए। अभी शिशु कहता है ऐसे भूखे रहने से कुछ नहीं होगा बहन, प्लीज़ कुछ खा लो। तो वैसे तुमने भी कुछ नहीं खाया है, प्लीज़ खा लो। अभी बहन कहता है मुझे नहीं खाना है, आई डोंट यू अंडरस्टैंड। और ये बोलकर वो अंदर आ जाता है और आगे बेड पर बैठ जाता है। अभी शिशु भी खाने का जो प्लेट था उसके पास वो लेकर अंदर आ जाता है और जो टेबल थी बेड के पास उस पर रख देता है और पेन के बगल में बैठ जाता है। अभी पेन कैसे तो बहुत ही खुश हो रहा होता है। अभी शिशु कहता है देखो मैं जानता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है वो मैं समझ भी नहीं सकता। तुम अपनी जगह हो और मैं अपनी जगह, बट एक बात तो है कि हम दोनों ने ही अपने क्लोज फ्रेंड्स को खो दिया है, लेकिन इस तरह से खाना ना खाकर अपने आप को तकलीफ देकर कुछ नहीं होगा। शाम को ये बिल्कुल अच्छा लगेगा, तुम जानते हो ना। अभी पेन कैसे वो यही लग जाता है, कहता है मैं जानता हूँ तुम खाना नहीं चाहते हो, मैं नहीं खा सकता खाना। मेरी बहन मेरी अधीशु बहन मेरी मतलब कैसे मैं खाना खा सकता हूँ, मेरे खाने से उतरे लो। अभी जो शिशु थे वो कहता है मैं जानता हूँ नहीं उतरेगा, लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा ना, फिर भी खा लो प्लीज़, धीरे के लिए खा लो। इस तरह से तुम भूखे रहोगे तो शाम को कितना भूख लगेगा, ऐसे नहीं होता है बहन। अभी फिर वो अपने हाथ से जो खाना था वो निकालता है और फिर वैन के उनके पास से लेके चला जाता है। अभी वैन के लिए तो भाई घोटना पहुँच रही थी, सांस शिशु के हाथों को अपने फोटो के पास महसूस करना, लाइक रियली सीरियसली मैं उसके हाथों की तरफ भी देखे जा रहा था। अभी शिशु कहता खा
उठाओ प्लीज़। अभी जो फिर रहता है वो फिर शिशु का जो हाथ था उसे ही होल्ड करता है और फिर उसके हाथ से खाना खाने लग जाता है। एंड हमारा प्यारा शिशु उसे खाना खिला भी रहा होता है। अभी फिर उसे अपने हाथों से खाना खिला देता है और फिर वो जाने ही लगता है। तभी फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने करीब खींचकर उसे हक कर लेता है। अभी जो शिशु होता है वो तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। अभी जो बहन होता है वो शिशु को हक करके ही मारने बोलता है। कुछ लोग जीते जी काम आते हैं और कुछ लोग मरने के बाद। जीते जी तो तुम कमा ही नहीं, मरने के बाद तुम बहुत कम आने वाली हो जो। और ये सोच कर वो बहुत खुश हो रहा होता है। और अभी जो अपना जीव था वो भी फिर पेन को बैकअप करता है पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। तो लाइक ऐसा नहीं था कि उसने पेन को कभी हक नहीं किया था, पहले भी पेन को हक कर चुका था, लेकिन ये फीलिंग ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो फीलिंग तो ऐसे लगा था कि जैसे उस एक लम्हे में शिशु ने अमृत पा लिया हो। जो उसने पहली बार पेन को हक किया था और फिर उसे बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। उसे आज बहन का टच काफ़ी अनकम्फर्टेबल कर रहा था। लाइक उसे समझ नहीं आता कि क्यों उसे एक महज हक से इतनी दिक्कत हो रही है। बट वो अनकम्फर्टेबल था। अभी जो शिशु है वो फिर मन में सोचता है कि शायद अभी जहाँ के दर्द से वो अपसेट है इसलिए उसे ऐसा अजीब सा लग रहा है, उसे हक भी अच्छा नहीं लग रहा। वो अभी अपने आप को ऐसे समझा रहा था। वो फिर बहन को खुद से अलग करता है और कहता है अब तुम आराम करो, मैं बहन को खाना दे कर आता हूँ। अभी बहन कहता है आपको छोड़ते मेरे पास नहीं रुक सकते। अभी शिशु उसके गाल पे हाथ रखता है और कहता है मैं बाद में आ जाऊँगा, अभी बहन ने भी कुछ नहीं खाया है ना। अभी जो बहन होता है वो कहता है ठीक है। अभी वो फिर जो खाना था वो बहन के कमरे में ले जाने के लिए निकाल जाता है। अभी जो अपना बहन होता है वो गेट की तरफ देखता है और फिर जो उसके लिप्स थे उनको अपनी जो टंग थी उससे लिक करता कहता है या सो डिलीशियस, जिसकी फिंगर्स इतनी लाजवाब है उसकी बॉडी की तो बात ही अलग होगी। हाय कब अवसर मिलेगा आपकी बॉडी से खेलने का शिशु जी। एंड ये बोलकर फिर वो गेट के पास जाता है और गेट को वापस से बंद कर देता है और आराम से बेड पे लेट जाता है। लाइक पेन का ये तो सही था कि अगर वो जो फैमिली थी उसने कुछ नहीं खाया था तो मैंने भी कुछ नहीं खाया था। लाइक ये खाने के लिए उसका मन तो गवाही नहीं दे रहा था कि लाइक वो लोग भूखे और ये कुछ खा ले। तो मैंने भी कुछ नहीं खाया था तो उसे खाकर तो अच्छा लगा था और वो आराम से खा पी के सो भी गया था। अभी हमें बहनी को दिखाया जाता है जो कि अभी श्याम के ही रूम में था। लाइक वो लोग जा रहे थे कि गेस्ट रूम में रुक जाए पर बहन ने जिद करके अपने आप को मतलब ये कहा था कि वो श्याम के ही रूम में रुक जाएगा। अभी श्याम के बेड पे बैठा हुआ था और जो सामने श्याम की फोटो लगी थी उसे ही देखे जा रहा था। ऐसे श्याम के साथ जो भी उसके अच्छे पल थे वो सब याद आ रहे थे। एंड दिवाली वाले दिन भी उसे याद आता है जब श्याम ने उसके सर पे टपली मारी थी, उसे हक भी किया था, उसके गाल पे किस किया था। वो सभी चीज़ें उसे याद आने लग जाती है। एंड फिर जब वो लोग मेले गए थे तो कैसे वो लोग इंजॉय कर रहे थे। फिर श्याम कैसे पलट के बहन के सिंह को देख रही थी जो बहन आशीष वहाँ पे झूले पे बैठकर इंजॉय कर रहे थे। अभी वो ये सब सोचता है फिर उसका ध्यान इसी चीज़ से बेड पे चला जाता है। एंड उसे वो दिन आता है जब श्याम उसे बता रही थी कि बहन किसी भी कुछ तो गड़बड़ हो गई है। उसे लगता नहीं कि उसका भाई बहन कैसी है क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने भाई को जानती है। यहाँ सबसे ज़्यादा जानती है उसे शिशु से, डाइनिंग से और जो कि उसके आसपास के लोग से उसकी बहन से वो उन सबसे ज़्यादा जानती है उसे और उसे नहीं लगता कि उसका भाई बहन कैसी है। अब वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है तभी वहाँ पे शिशु आता है तो वो अपने ख्याल में घूमता तो उसे शिशु के आने का ख्याल नहीं होता। अभी वो जो अपना शिशु वो देखता है कि
फैनिंग रेहान की फ़ोटो को देखते हुए खोया हुआ है। वो उसके हाथ में हाथ रखता हुआ कहता है फैनिंग। अभी फैनिंग उसकी तरफ देखता है। अभी शीशु कहता है थोड़ा खाना खा लो। अभी फैनिंग कहता है मुझे भूख नहीं है शीशु। अभी शीशु उसे भी बहुत समझा रहा होता है कि खाना खा लो, खाना खा लो, रेहान के लिए खा लो। उसे बहुत कन्विंस करता है। तो बस फैनिंग एक चीज़ कहता है शीशु एक बात बताओगे। अभी शीशु कहता है हाँ पूछो। अभी जो अपना मैंने बताया कहता है जिस रात रेहान के दर्द थी मैंने कैसे घर कितने बजे आया था। अभी ये चीज़ सुनकर जो अपना शीशु होता है उसका तो दिमाग ही सुनने पड़ जाता है। वो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो वैनिंग। वैनिंग कहता है सीधा सवाल है जैसा रेहान की मौत हुई वैन घर कितने बजे आया था। अभी जो शीशु था वो कहता है मुझे नहीं पता और ना ही मैंने पूछा लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। अभी वैनिंग कहता है रेहान ने मुझे कुछ बातें बताई थी वैन के बारे में। अभी जो शीशु था वो कहता है कैसी बात है। अभी वैनिंग मुझसे सारी बातें बता देता है। अभी जो शीशु था वो अपने माथे को थोड़ा रब करता है और कहता है वैनिंग उसने ये सब बातें मुझे भी कही थी उसी दिन जिस रात ये हादसा हुआ। अभी वैनिंग कहता है तुम्हें तक सच बोल रही है। अभी जो अपना शीशु था वो कहता है मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं झूठ बोल रही है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ें नॉर्मल है वैनिंग। अभी वैनिंग कहता है नहीं शीशु ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। जो तुम्हें नॉर्मल दिख रहा है मेरी नज़र से देखो यहाँ कुछ भी नॉर्मल नज़र नहीं आएगा तुम्हें। अभी शीशु कहता है तुम कहना क्या चाह रहे हो। अभी जो अपना वैनिंग होता है वो कहता है मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने दोस्त पे भरोसा हो या ना हो मुझे मेरी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है। अगर रेहान कह रही है कि वैन में गड़बड़ है तो मतलब है उसमें गड़बड़। और तुमने देखा नहीं रेहान की जहाँ भी डेड बॉडी मिली है वो किस हालत में मिली थी। तो मुझे एक बात बताओ अगर कोई जानवर किसी इंसान को इस तरह से नोच कर खाने की कोशिश करेगा तो सिर्फ गर्दन पे ही नोचेगा ना बाकी से तो रहेगा नहीं। अभी शीशु पर कुछ नहीं बोलता है। अभी मैंने कहता है रेहान ने मुझसे कहा था कि कोई ऑटो वाला उसकी तरफ आ रहा है और वो उसके साथ घर आ जाएगी तो जंगल कैसे चली जाएगी। आई डोंट नो कि पुलिस वाले किस हिसाब से काम कर रहा है एंड मुझे तो उनसे उम्मीद ही नहीं कोई क्योंकि वो लोग सिर्फ वो देख रहे हैं जो देखना चाहते हैं लेकिन मुझे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो शायद यहाँ किसी को नज़र नहीं आ रही तुम्हें भी नहीं। अभी शीशु कहता है वहाँ पर कोई ऑटो वाला नहीं गया था। अभी वैनिंग कहता है पर वैन तो गया हो सकता है ना हो सकता है उसने वैन को वहाँ पे देखा हो उनसे झूठ बोल दिया हो। अभी जो शीशु होता है वो बेड से उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है तुम बोल क्या रहे हो तुम्हें पता है। अभी जो अपना वैनिंग होता है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ। अभी जो अपना शीशु होता है वो कहता है तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उसने अपनी बहन का मर्डर किया है। फिर ऐसे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है वैनिंग। अभी वैनिंग कहता है मैं बिल्कुल होश में हूँ इसीलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। अभी जो अपना शीशु था वो कहता है आई कांट बिलीव दिस। अभी वैनिंग कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता शीशु कि तुम इस बिलीव करते हो या नहीं। वैसे भी जिस इंसान ने अपने बेस्ट फ्रेंड का भरोसा नहीं किया वो मेरी बात पर भरोसा क्यों करेगा। जिसने अपने बेस्ट फ्रेंड की तकलीफ़ नहीं देखी समझने की कोशिश नहीं की वो मेरी बात को क्या समझेगा। अभी शीशु तो कुछ बोल नहीं पाता है। अभी वैनिंग कहता है शीशु मुझे तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है क्योंकि नाराज़ होने का अधिकार मेरा है भी नहीं। मुझे बस हैरानगी है इस बात को लेकर कि श्याम जिसे अपना बेस्ट फ्रेंड कहती थी उसने उसकी बात को समझा ही नहीं। और फिर एक टिप्पा देता है और कहता है एनीवेज तुम जाओ मैं खाना खा लूँगा। अभी शीशु नोट करता है और चुपचाप मुझे बाहर चला जाता है। अभी जो अपना वैनिंग होता है वो बेड पे बैठ जाता है और वापस से रेहान की फ़ोटो को देखने लग जाता है। फिर उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो तुरंत से अपना फ़ोन निकालता है
और किसी को कॉल करता है और सोच तो ये रहा था कि वो और शिशु मिलकर इस बात का पता लगाएंगे कि श्याम के साथ क्या हुआ है। मर्डर केस शिशु की बातें सुनकर उसने निर्णय कर लिया था कि अब उसे जो भी करना है वो अकेले ही करेगा और श्याम के बारे में उसकी तरीके से उसके बारे में पता लगा कर रहेगा और वैन केसिंग के बारे में भी जो श्याम जानना चाहती थी वो भी वो पता लगा कर ही रहेगा। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं एंड वैनिंग की जो फैमिली थी लाइक उसके पेरेंट्स वो भी अब्रॉड से वापस आए गए होते हैं और वो भी वो श्याम के घर पे ही होते हैं। लेकिन अभी वैनिंग वहाँ पे नहीं था, वैनिंग घर से बाहर था किसी इम्पोर्टेंट काम के चलते और उसे पता तो था ही कि उसके पेरेंट्स अभी तक घर आ गए होंगे श्याम के, बट वो भी किसी काम में व्यस्त था। अभी हमें शिशु को दिखाया जाता है जो कि अपने ही घर में होता है लाइक उसका जो घर था और वो अभी अपने कमरे में जो उसका बेड था वहाँ पर बैठा हुआ था एंड उसने अपना जो हेड था वो ऊपर की तरफ शेलिंग की तरफ रखा हुआ था और जो अपने दोनों हाथ थे उन दोनों को ही बेड पर ऐसे दबा कर रखा हुआ था लाइक उनके सहारे ही वो जो था वो बैठा हुआ था। लाइक उसने अपना प्रेशर जो था ना अपनी बॉडी का वो उन हाथों पर दे रखा था और ऊपर की तरफ देख रहा था। वो भी काफ़ी गहरी चिंता में था। उसके मन में अभी इतने सारे सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं। फर्स्टली तो जो श्याम ने उससे कहा था वो चीज़ें उसके मन में घूम रही थी। वैनिंग की बातें, वैनिंग के जो दोस्त थे वो सब उसके मन में घूम रहे थे एंड सबसे ज़्यादा अजीब तो उसे वैन केसिंग का बिहेवियर लग रहा था। लाइक इन दिनों वो वैन के साथ ज़्यादा समय बिताता था ना, तो उसे वैन केसिंग का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। लाइक वो बहुत सैड रहता था, वो तो दोनों में आता था लेकिन उसकी सैडनेस भी अब जो थी वो शिशु को समझ में नहीं आ रही थी। लाइक वो घर तो अपने वैसा टाइप नहीं रहा था, तो उससे जो अपना शिशु था वो कन्विंस नहीं हो पा रहा था एंड जिस तरह से वैन उससे बहुत ज़्यादा टच ही हो रहा था। लाइक उसे हक कर लेना, हक करके लेट जाना और मोस्टली उसका हाथ पकड़ लेना, ये सब चीज़ें एक तो शिशु को बहुत अनकम्फर्टेबल कर रही थी और दूसरी बात उससे ये सब चीज़ें अजीब भी लग रही थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसका दिमाग उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा है और उसे वैन का बिहेवियर अजीब लग रहा था। वो सोच रहा था कि शायद ये सब जो श्याम ने कहा, जो वैनिंग ने कहा उसके कारण है, बट स्टिल वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। उसका दिमाग अभी खुद ही उसके साथ खेल खेल रहा था। वो उसे बता रहा था कि जो वैनिंग जो श्याम कह रहे हैं वो सच है, उसे उनकी बात माननी चाहिए, पर क्या करें, ये दिल है ना, दिल है कि मानता नहीं। ये सब चीज़ें तो उसे परेशान कर ही रही थी लेकिन उसके वो ख्वाब वो भी उसे परेशान कर रहे थे जो उसे उस रात आया था। वही ख्वाब, वही सब कुछ वो हर रोज़ अपने सपने में देख रहा था जब भी वो सो रहा था। वहीं किसी अनजान जगह पर उठना, खुद को अंधेरे में पाना, आसपास ग्रे कलर का धुआं देखना, बेतहाशा ठंड देखना और फिर एक इंसान की, एक लड़की की रोने की आवाज़ आना जो कि बहुत दूर से आती है और हर बार उसकी आवाज़ सुनकर दिल में दर्द होना, हर बार ये अच्छा होना कि वो उसके पास जाए, उसे हक करे, उसके आंसू साफ करे, उसे कंसोल करे। हर बार वही एनर्जी का उसे अपनी तरफ खींचना, उस इंसान से दूर करना, उसके पास ना जाने देना और हर बार की तरह उसका पसीने से लथपथ होते हुए नींद से जागना। ये सब कुछ हर रात हो रहा था उसके साथ। अभी उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो भी अपने हाथों को बेड से हटा देता है और सीधा ही बेड पे गिर जाता है और अपने फेस को अपने हाथों से कवर कर लेता है। अभी शिशु ऐसे अपने हाथों को किए हुए ही मम्मी कहता है, गॉड प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, आई कांट बेयर इट, प्लीज़ हेल्प मी। वो ऐसे कहता है तभी उसकी डोर पर नॉक होती है। वो उठ के बैठ जाता है और एक इधर देखता है तो वहाँ पे वैनिंग होता है। वैनिंग कहता है, अंदर आ सकता हूँ? अभी शिशु कहता है, कैसी बातें कर रहे हो, प्लीज़ कम इन। और वो भी उठ के खड़ा हो जाता है। अभी वैनिंग उसके पास आता है और कहता है, एक सवाल पूछ सकता हूँ? अभी शिशु कहता है, वैनिंग ऐसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम, आप कोर्स पूछ सकते हो, प्लीज़ डोंट बी सो फॉर्मल। अभी वैनिंग कहता है, उस दिन जब शाम में तुम्हारी बातें थी
उस समय तुम्हारी बात कहाँ पे हुई थी? अभी जो शिशु था वो कहता है यहीं घर पे, इसी रूम में। अभी वैनिंग अपना सर हल्का से नीचे करता है, एक बिटर स्माइल करता है और फिर शिशु की तरफ देखता है और कहता है कितने समय की बात है? अभी शिशु कहता है यही 5 से 6 के बीच के। क्यों, क्या हुआ? अभी जो अपना वैनिंग होता है वो स्माइल करता है और कहता है तुम्हें बताऊँगा तुम मानोगे तो है नहीं, तो क्या फ़ायदा? अभी अगर वो जानने लगता है तभी शिशु उसका हाथ पकड़ता है, कहता है वैनिंग प्लीज़, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अभी वैनिंग उसकी तरफ पलट के देखता है, कहता है डोंट बी सॉरी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस हैरान हूँ। अभी शिशु अपना सर हल्का सा नीचे करता है और फिर कहता है तुम ये सब पूछ क्यों रहे हो, क्या कोई बात है? अभी वैनिंग शिशु की तरफ देखता है और कहता है घबराओ मत, मैं तुम पर और रेहान पर किसी तरह का कोई शक नहीं कर रहा। अभी शिशु उसकी तरफ देखता है, सिर उठा के और कहता है नहीं, आई डोंट मीन दैट। अभी वैनिंग कहता है मैं बस एक बात कह रहा हूँ, बात ये नहीं है। तो शिशु कहता है तो बात है क्या, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊँगा। अभी वैनिंग कहता है मैंने बहन के कॉल रिकॉर्ड्स एंड ऑन लोकेशन मंगवाई थी। अभी शिशु कहता है क्या? अभी वैनिंग कहता है हाँ, ये जानने के लिए कि जिस रात श्रेयांक के साथ हादसा हुआ था क्या वैन का फ़ोन वहाँ पे एक्टिव था? अभी शिशु कहता है और क्या पता चला? अभी वैनिंग वापस से स्मैन करता है, कहता है वैन का फ़ोन वहाँ पे नहीं था। अभी शिशु को तो जानना चाहती है। अभी वैनिंग कहता है उसका फ़ोन घर पे था लेकिन वैन घर पे नहीं था। अभी शिशु वापस से परेशान हो जाता है। वैनिंग कहता है मैंने मम्मी से पूछा था घुमा फिरा के, उन्होंने बताया कि वैन किसी 9:30 बजे घर आया था, उससे पहले वो घर पे था ही नहीं, लेकिन हाँ उसका फ़ोन घर पे था। वैनिंग फिर कहता है खैर वो सब छोड़ो, तुम वैन से लास्ट टाइम ऐसे अकेले में कब मिले थे? लाइक जब तुम श्याम के घर पे ना होकर मतलब वैन से कहीं बाहर मिले हो तो? अभी शिशु कहता है नहीं, हम लास्ट टाइम उसी दिन मिले थे जब मैं वैन को देखने गया था उसके घर पे, जब से चोट लगी थी। अभी वैन जो होता है नोट करता है, फिर वो कहता है तो तुम्हें एक सरप्राइज़ करने वाली बात बताऊँ? तुम्हारे हिसाब से जिस टाइम पर तुम और श्याम यहाँ पे बात कर रहे थे वैन किसी का फ़ोन भी यहीं एक्टिव था। अभी ये सुनकर जो अपना शिशु होता है उसका तो दिमाग ही ब्लास्ट हो जाता है। वो कहता है ये तो क्या कह रहे हो? अभी मैंने कहता है बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लेकिन नहीं तो मैं तुम्हें लोकेशन दिखा भी सकता हूँ वैन के फ़ोन की। अभी जो अपना शिशु था उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी वैनिंग कहता है तो अब तुम बताओ मुझे, जब श्याम और तुम यहाँ पे बात कर रहे थे तो मैं अगर यहाँ पे आया था तो तुमसे मिला क्यों नहीं? और अगर वो मिला भी नहीं तो उसने तुम्हें बताया मैंने इस बारे में? कमाल की बात है, तुम घर आते हो तुम्हारे बारे में घर में किसी को पता नहीं होता, वो यहाँ पे आता है तो तुम्हें पता नहीं होता। दैट्स स्ट्रेंज। शिशु तो अभी कुछ बोल ही नहीं पाता है। अभी पहले उसके 2 कदम करीब आता है और कहता है हम बताओ क्या ये सब तुम्हें नॉर्मल लगता है? इतने एविडेंस होने के बावजूद, इतने सारी अजीब बातें होने के बावजूद तुम अपनी आंखों में पट्टी बांध के रहना चाहते हो और वेट कर रहे हो कि अपनी लाश आए तब तुम मेरी बात पे यकीन करो? तो करते रहो, बैठे रहो यहीं पे। लेकिन मैं तो बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे साफ साफ चीज़ समझ आ रही है वो लड़का वैन नहीं है एंड आई एम श्योर उसने श्याम और तुम्हारी बातें सुन ली होंगी, इसीलिए उसने मेरे श्याम को मार दिया। अभी वैनिंग की आंखों में तो आंसू आने लग जाते हैं और अभी शिशु वो तो बेचारा स्तब्ध होकर वैन की बातें सुन रहा होता है। अभी वैनिंग अपनी आंखों के आंसू साफ करता है और शिशु की तरफ देखता है और कहता है एनीवेज थैंक्स फॉर योर टाइम, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। अभी जो शिशु होता है वो तो वैनिंग के जाने वाले डायरेक्शन में ही देखता रह जाता है और उसके बाद में अभी और भी सारा सवाल आ जाते हैं। वो फिर बैठ जाता है और इन्हीं सब बारे में सोचने लग जाता है।
एंड हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है, जो कि ऑब्वियसली घर पे नहीं था, ना अपने ना रिचू के, वो बाहर घूम रहा था। एंड अभी वो काफ़ी फ्री था, लाइक जैसे वो घर में प्रेटेंड करता था कि वो बहुत दुखी है, उसे बहुत दुख हो रहा है, वैसा कुछ नहीं कर रहा था, आराम से इधर उधर घूम रहा था। अभी ऐसे टहलते टहलते ही उसकी नज़र एक फ्लावर शॉप पे खड़े एक लड़के पे पड़ती है, जो कि कुछ फ्लावर्स ले रहा था। एंड अभी उसे देखकर उसे वापस से ही गुस्सा आने लग जाता है। ये वही लड़का था जिसका पीछा उस दिन केजिंग कर रहा था, जब शीशे की गाड़ी से ऑलमोस्ट उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। वही वो उसे गुस्से में देखने ही लग जाता है। वो लड़का अपनी क्लास लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और वैन केजिंग एक साइकिल स्टॉकर की तरह उसे फॉलो कर रहा था। एंड ऑब्वियसली जो लड़का था उसका ध्यान वैन केजिंग पे था ही नहीं। उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि कौन उसका पीछा कर रहा है। वो तो बस अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए वहाँ से जा रहा था। वो लड़का दिखने में बहुत खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा। उसका चेहरा देखने से ही पता चला था कि वो काफ़ी शांत और समझदार लड़का है। लड़का अभी अपने घर के पास आ जाता है। एंड उसका घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था पर बहुत सुंदर था। लाइक वो दो फ्लोर का घर होता है ना, पैसे से घर था। मिडिल क्लास फैमिली से था वो लड़का। वो अभी अपने घर के पास आता है और फिर अपने घर के अंदर चला जाता है। एंड ऐसा था कि वो जगह उसके घर के अंदर की थी, पर वो उसके घर का गेट नहीं था। लाइक होता है ना कि बाहर से गेट होता है, फिर अंदर लॉन होता है, फिर घर होता है, वैसा था। तो अभी वो अपने घर के जो लॉन था वहाँ के अंदर चला गया था और उसके घर को जाना बाकी था। अभी वो फिर अपने घर के अंदर भी चला जाता है। फ्लावर्स को जो दरवाजे के पास वो टेबल नहीं लगी होती है जिसके नीचे जूते रखे होते हैं, वहाँ पर वो फ्लावर्स को रख देता है और फिर गेट को बंद कर देता है। जो वैन केजिंग था वो पीछे छुप गया होता है। लाइक जैसे वो लोग अपने घर के तरफ होने लगा था, वो वहाँ पर छुप गया था। अभी मैंने दीवार के साइड ही हाइड होकर करना ही कहता है, बहुत बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है मैंने, बहुत ज़्यादा तड़पा हूँ मैं। झांग चैंगलिंग, आज मैं तुमसे अपना बदला लेकर आऊँगा। आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसे बोलता है और फिर अपने आसपास इधर देख रहा होता है। तभी उसे एक जो ईंट होती है ना, वो ईंट मिलती है। वो उसे उठाता है और अपने सर पे लाइक उसका जो माथा था वहाँ पर वो मारने लग जाता है। एंड ऑब्वियसली वो जिस प्रेशर से इस एंगल से मार रहा था, बहुत ही जल्द उसके सर से भारी ब्लीडिंग होने लग जाती है। अभी उसे पेन तो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उस पेन से ज़्यादा उसे खुशी हो रही थी, उसे सेटिस्फैक्शन हो रहा था कि फाइनली वो अपना रिवेंज लेने वाला है। अभी वो दीवार के सहारे से उस घर के पास आता है। एंड फिर जो उसका मेन डोर था वो खुला ही हुआ था। उसे खोलता है और अपने सर को पकड़े हुए घर के पास आ रहा होता है। एंड गेस गाइस, ये जो लड़का है जिसे वैन केजिंग फॉलो कर रहा था और जिससे उसे रिवेंज लेना है, वो हमारा झांग चैंगलिंग है। अभी वैन घर के पास पहुंच जाता है और जो डोरबेल थी उसे बजाता है, तो ऑब्वियसली चैंगलिंग गेट खोलता है। अभी चैंगलिंग वैन केजिंग को देखता है, वो कहता है, हे कौन है आप, और आपको इतने चोट कैसे लग गई। अभी वैन केजिंग अपना माथा पकड़े हुए कहता है, वो कुछ गुंडे आए थे एंड मेरे सारे पैसे फ़ोन सब लेके चले गए। मैं जो उन्हें मना कर रहा था कि ना करे, तो उन्होंने मुझे इस तरह से मारा। अभी जो झंगलिंग होता है वो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है वैन के घर से इतना खून बहता हुआ देखकर। अभी वैन कहता है कि आपके पास कॉटन होगा, मुझे इस ब्लीडिंग को रुकना है जब तक मैं केमिस्ट नहीं पहुँच जाता। अभी चैंगलिंग का तो मन हो रहा था कि वो इस इंसान से बोल दे कि आप अंदर आ जाओ और मैं ही आपको ट्रीट कर दूँगा, बट बिकॉज ऑफ सब रीजंस वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। बट अभी वैन की ऐसी हालत देखकर वो अपने मन में आ रहे सभी डर, सभी शंका, सभी कुछ को साइड करते हुए वैन से कहता है, हाँ मेरे पास कॉटन है,
एंड आप प्लीज़ अंदर आ जाइए, मैं आपको ट्रीट कर दूँगा। अभी मैन कहता है नहीं नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, आप बस मुझे कॉर्डर दे दीजिए। अभी चंगमिंग कहता है नहीं, आपको बहुत ब्लीडिंग हो रही है, डोंट वरी, मुझे ड्रेसिंग करना आता है, प्लीज़ प्लीज़ आप अंदर आ जाइए। अभी मैन जरूर का ही उसे मना कर रहा होता है, पर चंगमिंग उसका हाथ पकड़ के उसे अपने घर के अंदर ले आता है और उसका ये निर्णय उस पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला था। एंड अब चैनिंग के साथ क्या होने वाला है वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा आप सभी को। सो फिर आज के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको कहने को हम सफ़र के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय फ्रेंड से तो लिख दीजिएगा गाइस। अभी मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ कहने को आप सफ़र के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय रंजू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल।